Namaste, Jai Hind, Vande Mataram. Pradhan Mantri Narendra Modi completes 12 years as Prime Minister, and one of the people who's worked very close with him across multiple ministries and various tasks that were focused on uplifting the general standard of living of the common Bharatiya sits in front of me for a conversation. I always love speaking with you. Union Minister for Culture and Tourism, Gajendra Shekhawat ji, namaste. नमस्ते आनंद जी, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। 2014 से अभी 26 का सफ़र 12 साल हो रहे हैं। सबसे बड़ा मोमेंट आपके लिए क्या होगा? बिकॉज यू हैंडल मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वन थिंग इफ आई वर टू आस्क यू दैट विच इज़ अ स्टैंड आउट फॉर यू इन द प्राइम मिनिस्टर्स 12 ईयर? देखिए, मैं अगर एक सेंटेंस में इस बात को करना हो तो मैं कहूँगा कि 2014 के पहले पूरा देश जो है, जिस तरह की परिस्थितियां देश में थी उसको लेकर के इस व्यवस्था जब मैं कह रहा हूं तब लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास के भाव से भर गया था। इस 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने निर्णयों से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से लोकतंत्र के प्रति आम जन में विश्वास वापस पैदा करने में कामयाबी प्राप्त की है। तो ये आप कह रहे हैं कि जो एक डिससेटिस्फैक्शन या डिसअफेक्शन था सिस्टम के खिलाफ, वहाँ से इसको टूवर्ड्स ट्रस्टिंग द सिस्टम एंड बिलीविंग कि ये सरकार हमारे लिए काम करने के लिए आई है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो करेगा, ये एक भरोसा जनता के मन में आया। विश्वास, व्यवस्था के प्रति विश्वास एस्टैब्लिश हुआ है कि नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो हमारे लिए अनुकूल है। लोग जिस लोकतंत्र को अर्जित करने के लिए हमने लाखों कुर्बानियाँ दी थी, उस पर संदेह करने लगे थे। वो संदेह वापस, लोकतंत्र ही हमारे लिए एकमात्र मार्ग है, इस मुकाम तक पहुंचा है। ये एक लार्जर इशू भी है क्योंकि दुनिया भर में एक आर्ग्यूमेंट है ऑटोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी कि देखिए, चीन जैसा देश है जो ऑटोक्रेटिक तरीके से चलता है तो वो आगे अग्रसर हुआ है, बढ़ पाया है, बड़ी आबादी के साथ ऑटोक्रेटिक होना ज़रूरी है। यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ये एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है जो भारत का लोकतंत्र है या भारत की व्यवस्था है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप कह रहे हैं कि दिस इज द बीकन ऑफ डेमोक्रेसी और अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो देखिए, भारत की डेमोक्रेसी जितना स्मूथली, स्विफ्टली काम करती है वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए भी जिस तरह से हमारे यहाँ शिफ्ट ऑफ पावर होता है, जितना स्मूथली पावर होता है, पब्लिक का मैंडेट जब क्लैरिटी के साथ में आता है तब पूरा देश उसको एक्सेप्ट करता है। दुनिया के इतनी पुरानी डेमोक्रेसी जो अपने आप को सबसे समृद्ध डेमोक्रेसी कहते हैं, अमेरिका, उनके यहाँ की परिस्थिति और हमारी तुलना करें, बहुत डिफरेंस है। ये जो विषय आपने, जो सब्जेक्ट या जो शब्द आपने प्रयोग किया कि ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, एक ही विषय है दोनों, एक ही अभिप्रेत है दोनों के। जी देखिए, जब सरकार राष्ट्र हित में कड़े फैसले लेती है, बड़े फैसले लेती है और किसी भी तरह के बड़े कदम को उठाने से झिझकती नहीं है, तब जो है देश प्रगति करता है। ये दीगर बात है कि वो कड़े और बड़े फैसले जो राष्ट्र हित को ध्यान में रख के लिए गए और उनका लाभ पूरे देश को हुआ है, क्योंकि विपक्षियों को वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के बीच में एक बाधा के रूप में लगती है, एक अवरोध के रूप में लगती है, इसलिए वो इस तरह के नोमेनक्लेचर दे करके इसकी महत्ता को, गरिमा को कम करने का प्रयास करते हैं। पर कहीं विपक्ष का ये आरोप भी रहता है कि आपने विपक्ष को ख़त्म कर दिया, विपक्ष की आवाज़ को ही ख़त्म कर दिया। तो ये तो आप ऐसा ही एक देखिए, ख़त्म करने का काम तो मुझे लगता है देश की जनता करती है। जितने चुनाव होते हैं उस चुनाव में, चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी के डेवलपमेंटल एजेंडा पर और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, जो आपने पहला प्रश्न किया था, यदि दूसरी बार अगर मुझे पूछते तो मैं कहता कि भारत में पॉलिटिक्स जो है वोट बैंक पर आधारित थी, उसको डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। तो ये जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है, इसको जिस तरह से एक्सेप्टेंस मिल रही है और उस एक्सेप्टेंस मिलने के चलते हुए जिस तरह से विपक्ष हाशिए पर जा रहा है, सिमट रहा है, उसको समेटने का काम हम नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑल्सो द नीड टू रिमेन रेलेवेंट। आपको लगता है दैट द बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर 12 years, we are counting 3 more years to Lok Sabha 2029, is going to find this to be an uphill battle, the battle for remaining relevant among the voter? नेचुरली देखिए, आप जब राष्ट्रहित के लिए काम करते हो
जब आप व्यापक हित के लिए काम करते हो, जब आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम करते हो, जब आप सर्वस्पर्शी योजनाएं बनाते हो, तब ऑटोमेटिकली आप रेलेवेंट बने रहते हो। आप किसी मास के लिए, किसी सेक्टर के लिए, किसी वोट बैंक को अपीज करने के लिए जब काम करते हो, तब आपके सामने रेलेवेंस का क्वेश्चन आता है। जब आप पूरे देश को समग्र रूप से विकसित करने के लिए काम करते हो, तब रेलेवेंस के क्वेश्चन अपने आप एड्रेस हो जाते हैं। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि 2024 वाज द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ बीजेपी अंडर पीएम मोदी, जब आप 241 पर आ गए, एंड 2029 इज गोइंग टू बी अ टफर रोड एंड अ टफर माउंटेन टू क्लाइम, क्योंकि व्हेन यू हैव कांग्रेस इन द ऑपोजिशन, you know how to fight. When it's a diffused opposition, largely regional छत्रप्स होंगे और इनका एक लूज कोalition होगा जो कि कहेगा कि भाई अपने अपने क्षेत्र में लड़ते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि इसी तरीके का समीकरण विपक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। तब आप कैसे अपने आप को रेलेवेंट रख पाएंगे और कब आप कैसे उस चुनौती को, फिर उस हर्डल को 241 से वापस 272 तक आने का एक मार्ग देख पाएंगे? मुझे लगता है कि ये देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि 2024 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो एक नैरेटिव का वॉर था, जो एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया गया था। संविधान बदल दिया जाएगा, इसको लेकर के किया गया था। 400 पार के नारे को इस तरह से प्रपोज किया गया, इस तरह से प्रोपोगेट किया गया नीचे विपक्ष के द्वारा कि ये संविधान बदलने के लिए एक शुरुआत है। फॉल्स नैरेटिव जो 2019 से लेकर के और 2024 के बीच में जिस तरह से विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से खड़े किए गए, चाहे वो किसानों का आंदोलन होगा, चाहे वो पहलवान बेटियों का आंदोलन होगा, या उसके अतिरिक्त जो है रोहित वेमुला के बाद में जिस तरह का आंदोलन खड़ा किया गया था, CAA को लेकर के जिस तरह का आंदोलन खड़ा किया गया था, जो आधारहीन थे, लेकिन एक पूरे तंत्र ने, पूरे इकोसिस्टम ने जो है वो रिजोनेट करके इस तरह के आंदोलन को व्यापक रूप प्रदान किया था। ये सारे आंदोलनों ने जो है, इन सब आंदोलनों ने ये जो है फॉल्स नैरेटिव बिल्डअप करने का काम इस देश में किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ उसके नाम सामने चलते हुए नुकसान हुआ। हम जो है 300 से गिर करके, मैं 272 की बातें नहीं करता, हम 303 से गिर करके 241 तक आए। लेकिन आप देखिएगा देश की जनता ने इसको तुरंत रियलाइज़ किया, और उसके बाद में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पे, प्रधानमंत्री के चेहरे पे, प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट एजेंडा पे तुरंत वापस वोट किया। कोई कल्पना करता था कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से हमको छोटा ही सही लेकिन सेटबैक लगा, उसके बाद में हरियाणा के चुनाव में हम पहले से ज़्यादा वोट से जीतेंगे, उसके बाद के हुए सारे चुनावों में हम एक तरफा विजय प्राप्त करें। दूसरा, आपने रीजनल पार्टीज और क्षेत्रपों की बात की। आप देखिए रीजनल पार्टीज को उसके बाद में ममता बनर्जी जैसी स्ट्रांग लीडरशिप की पार्टी को भी किस बुरी तरह से नकार दिया। सरकार ही नहीं कि वो खुद भी चुनाव हार गई। इसीलिए जनता ने जो कुछ भी, जिस किसी भी कारण से, जो मैंने कहा के चलते हुए 2024 के चुनाव में जो थोड़ी सी जो है एक जो है हमारे ऊपर जिस तरह से कुछ कम वोट दिए थे, जिन कारणों से दिए थे, जनता ने उसको रियलाइज़ किया, वापस उसको करेक्ट किया, और आप विश्वास मान करके चलिए कि 2029 के चुनाव में एक अप्रत्याशित परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसके चलते हुए आएंगे। It's nice that you have that confidence 3 years, and let's hope it, in your interest it works, because many would also say हर घर नल, हर घर जल is welfare, स्वच्छ भारत is welfare, जन धन is welfare, किसान सम्मान निधि is welfare, but लाड़की बहन and to give doles to youth, promising them free this, free that, that's freebies. And many would turn around and say कि अब बीजेपी भी हर चुनाव में महिलाओं को कुछ फ्रीबीज दे रही है, वहाँ फ्रीबीज दे रही है, ये फ्रीबी कल्चर से वोट बटोरे जा रहे हैं, और ये कहाँ तक इलेक्टोरली साउंड है, और ये डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स कैसे हो गया? देखिए, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का एजेंडा एस्टेब्लिश किया, मातृशक्ति को कुछ सहयोग दे करके उनको एस्टैब्लिश करना, उनको सशक्त करना, और उसके साथ साथ में इस माध्यम से परिवारों को, देखिए किसी परिवार की माता के पास में, किसी परिवार की महिला के पास में
यदि कुछ पैसा सरकारी सहायता से जाता है, उसकी प्रायोरिटी और उसका उपयोग क्या होता है? बेटर न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली। अक्सर कई बार मुझसे प्रश्न पूछा गया, कई लोगों से पूछा होगा, आपके सामने मस्तिष्क में भी आया होगा कि आप एक तरफ बात करते हो कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में कामयाब हुए, दूसरी तरफ ये कहते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन दे रहे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? लेकिन इसको भी हमको समझना पड़ेगा। देश का किसान इतनी उपज पैदा कर रहा है, हम पीडीएस में खरीद रहे हैं, वो हमारे पास में है। हम परिवारों को मुफ्त राशन दे करके राशन पर होने वाला उनका खर्च परिवार अपने बच्चों के बेटर एजुकेशन के लिए उपयोग करे, बेटर न्यूट्रिशन के लिए प्रयोग करें। लेकिन अगर ये सपोर्ट हट गया तो फिर वो गिर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार कोई परिवार अगर एस्टैब्लिश हो जाता है, हैंड होल्डिंग करके आप उसको खड़ा कर दो, एक जनरेशन खड़ी हो जाती है, उसके बाद में गिरता नहीं। आप हिंदुस्तान के जो है इवोल्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस उठा करके देख लीजिए। जिन परिवारों ने एक बार खड़े हो गए वो वापस नहीं गए। रिजर्वेशन जो है उससे जो परिवार एक बार खड़ा हो गया वो वापस नहीं है। रिजर्वेशन होते हुए भी वो वापस उससे स्तर से नीचे नहीं गया। इसलिए जो एक बार सशक्त होकर के खड़ा हो जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए जो है लखपति दीदी की बात की है। उन्होंने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। आप कल्पना करके देखिए, मैं तो क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, मैंने गाँव को बहुत जिया है, देखा है। एक महिला अगर परिवार में उसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष या उसके आसपास हो जाए, ऐसा महीने का 10,000 रुपये, 9-10,000 रुपये वो परिवार की इनकम में कंट्रीब्यूट करने में लग जाए, वो परिवार का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो परिवार बदल जाता है, उसकी हैसियत बदल जाती है। जो विजिबल इम्पैक्ट हुआ है वो तो एक तरफ है, लेकिन जो इनविजिबल इम्पैक्ट जो सामान्यतः हमको दिखाई नहीं देता, 3 लाख बच्चे जो हर साल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के कारण से, जो स्वच्छता न होने के कारण से होता था, वो जो मर जाते थे, वो संख्या घट करके अब कुछ हजार में रह गई। आप कल्पना कीजिए 3 लाख लोगों का जीवन हर साल बचने लगा, कितना बड़ा प्रभाव है। लेकिन ये जो जनरेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो महिलाएं एम्पावर्ड हो रही हैं और जो युवा एम्पावर्ड हो रहे हैं, जिनकी आप स्किलिंग की बात कर रहे हैं, कई बार ये जो कंज्यूम कर रहे हैं वो तो फ़ोन पे है। और ये एक जनरेशन है जो आगे जा कर के 18 से 39 की जाल की उम्र की जनरेशन, अल्फा और जेन जी, इसको आप देखें। अब तो 15 से 39 की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगला चुनाव होगा तब 15 वाले भी वोटर हो जाएंगे। उनके मन में जो धारणाएं हैं और वो जहां से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वहां पर उनको ये दिखता है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में गड़बड़ हुई, नीट के एग्ज़ाम्स में गड़बड़ हुई, 1 नहीं 2 साल 3 साल हुई। फिर उनको लगा कि भाई तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, युद्ध हो रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि तुम बाहर मत जाओ, विदेश मत जाओ, लोकली घूमो। जो मेरे लिए ज़रिया है वो आई एम जस्ट सेइंग कि आप देख रहे हैं उनकी धारणाएं किन चीज़ों से बन रही हैं। उनको क्या ये याद रहने वाला है कि भाई देखो, कल तो तुम्हारे पास तुम 4 किलोमीटर पैदल जाते थे पानी लेने के लिए, आज तुम्हारे घर में पानी आ रहा है। नहीं, ये चुनौती है, मैं आपकी बात समझता हूँ। देखिए, आज जो 14-15 साल की उम्र के बच्चे हैं या 20 साल की उम्र तक के भी बच्चे हैं, उन्होंने मोदी ईरा में जो ट्रांसफॉर्मेटिव काम हुआ है, जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या वो होने से पहले, मैं ऐसा कहूँ तो ज़्यादा ठीक होगा, वो होने से पहले जिस तरह की परिस्थितियाँ उनके परिवारों के सामने थी, वो दर्द दुख उन्होंने देखा नहीं। इसलिए उसका लाभ और परिणाम परिवार को क्या हुआ है, ये शायद उनके लिए समझना उतना आसान नहीं है जितना आपके और मेरी जनरेशन के लोगों के लिए है। इसलिए हमको अपने कम्युनिकेशन पर तो निरंतर काम करना ही पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही कहते हैं कि इसलिए हमारा कम्युनिकेशन जो है कमिंग जनरेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ये जो जिन चैलेंजेस जो सामने हमको जो हैं, जिनको लेकर के आपने अभी चर्चा की, सीबीएसई की बात की, आपने नीट को लेकर के बात की, आपने प्रधानमंत्री ने जो ऑस्टेरिटी के मेजर्स पे बात की, उसके बारे में आपने चर्चा की। देखिए, इसको एक हथियार के रूप में उपयोग करने का प्रयास जो है हमारे विपक्षी मित्र कर रहे हैं। अब ऑस्टेरिटी मेजर्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान किया, युद्ध हो रहा है, इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान के साथ में लड़ रहे हैं, या रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव है, या ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ में जिस तरह से कर रहा है, ये जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। लेकिन इम्पैक्ट तो पूरे देश पर हो रहा है, पूरी दुनिया पर हो रहा है। आज एनर्जी क्राइसिस केवल अकेला हिंदुस्तान नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि सोना नहीं खरीदे हैं, विदेश जाने में हम, उन्होंने कभी नहीं कहा, और बाद में उन्होंने स्पष्टता के साथ में भी कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि काम के लिए नहीं जाए, काम के लिए जाना ही है, हमको करना है, लेकिन हम किस तरह से हाइड्रोकार्बन फ्यूल को कम उपयोग करें, नंबर वन। गोल्ड, क्योंकि हमारा इंपोर्ट होता है और हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम करने वाला, पब्लिक जो है जनता के द्वारा कंज्यूम करने वाला देश है, हम कुछ समय तक इसको रोकें। क्यों? वो इसलिए कि हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरह की एनर्जी क्राइसिस के ऊपर दुनिया खड़ी है, जिस तरह की फर्टिलाइज़र क्राइसिस के ऊपर दुनिया खड़ी है, केवल रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके चलते हुए जिस तरह से अमोनिया की क्राइसिस आई और उसके चलते हुए जिस तरह से फर्टिलाइज़र के दाम पूरी दुनिया में एक्सपोनेंशियली बढ़े, आज हमारे पड़ोस के सब देशों में भारत से 3 गुना प्राइस पे फर्टिलाइज़र बिक रहा है, लेकिन सरकार ने अन्नदाता को बोझ न पड़े अपने संसाधनों का उपयोग किया। प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी देकर के प्राइसेस को स्थिर रखा। हाइड्रोकार्बन फ्यूल की, अगर पेट्रोल डीजल की बात करें, पूरी दुनिया में 30% से 130% तक पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ गई, हमारे यहाँ भी 5-6% तक ही सरकार ने बढ़ने दी। अब ये आने वाले समय में ये दबाव, ये चुनौती, अगर इसी तरह की परिस्थिति रहती है और बनता है या बना रहता है, तो आने वाले समय में हमको इंपोर्ट पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ग्लोबल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा तो हमारा विदेश मुद्रा का जो भंडार है उस पर कहीं दबाव पड़ेगा। हम कैसे देश के नागरिक के नाते इसमें सहयोग करें कि हम इस दबाव को किस तरह से सबसाइड करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ये चुनौती जो है वैश्विक चुनौती है, इस चुनौती को पूरा देश मिलकर के साथ लड़े, इस दृष्टिकोण से उन्होंने आह्वान किया। अब उसको भी स्टोरी बना करके किस तरह से क्रिएट करने की कोशिश की। देखिए, इसमें दिक्कत ये होती है सर कि जब तक सच अपना चेहरा दिखाता है तब तक झूठ पूरा शहर घूम के आ जाता है। आज सोशल मीडिया और मैं इसको यहीं आपको जनरेशन में यहीं पे आप, मैं वही कह रहा हूँ ना कि 24 में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, भुगतना पड़ा। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि अंततः झूठ को क्या है, खड़ा किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता है, कुछ कदम चलाया भी जा सकता है, लेकिन जब अंततः जो है वो झूठी साबित होता है, गिर जाता है। और लोगों को मैंने कहा ना, देखो 2024 के चुनाव में परिणाम आया और 25 के चुनाव में 4 महीने बाद में हरियाणा में लोगों को समझ में आ गया था, वही हरियाणा जिसमें हम लोकसभा की 5 सीटें हार गए थे 10 में से, उसी हरियाणा में वापस हमको पिछले बार से भी ज्यादा बहुमत देकर के जनता ने अपने आप को करेक्ट किया कि नहीं, हमसे गलती हुई है। No, I understand. Gajendra ji, I understand. You're a seasoned politician and I'm asking you this because today at 241, you're dependent on your allies. When you want to push through delimitation, women's reservation bill, constitutional amendments, you want to bring in certain things which is for the betterment of the country, you are dependent on your allies to back you. You don't have the 2/3 majority to do the right things for the country. एक narrative जो आप नहीं सेट कर पाए, दूसरा numbers जो आपके पास नहीं है, तीसरा अब एक ये जनरेशन है जिसको इसका कोई पता ही नहीं है कि आपने क्या मेहनत की है। तो ये 3 लेवल के आपके सामने चैलेंजेस हैं जो आपके 12 साल का जो काम है उसको एज गुड एज नथिंग कर दिया। आपने जितना भी श्रम लगाया, मैं कह रहा हूँ आप यानी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब लोगों को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि उन्होंने पिछले 12 साल में एक छुट्टी नहीं ली है। लोगों को ये नहीं फर्क पड़ता कि वो 12 साल में हर रोज 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो गिवन हो गया, बेंचमार्क हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अब मुझे ये चाहिए, मैंने तो ये नहीं देखा, मैंने तो ये देखा है, मैंने तो ये नहीं देखा, मैंने तो ये देखा, अब आप क्या करेंगे? ये रेलेवेंस वाला, नैरेटिव वाला और इसको इस जनरेशन को एड्रेस करने वाला। देखिए, मैं आपको फिर कहूँगा कि जेन नेक्स्ट के बीच में या जेनजी के बीच में इस तरह के नैरेटिव को एस्टेब्लिश करने की कोशिश बेशक की जा रही, लेकिन सोसाइटी एट लार्ज अगर हिंदुस्तान का देखें, ये नैरेटिव तो अभी खड़ा था, ये नैरेटिव को पिछले 3 दिन में तो नहीं आया जी। ये नैरेटिव इतनी ताकत के साथ में जो है खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। इसी नैरेटिव को जो है वेस्ट बंगाल में भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, आसाम में भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा तो नहीं है कि ये नैरेटिव उन दोनों प्रदेशों में बिल्कुल नहीं था, लेकिन सोसाइटी एट लार्ज ने उस नैरेटिव पे विश्वास नहीं किया। सोसाइटी एट लार्ज ने उस डेवलपमेंटल एजेंडा पे विश्वास किया। सोसाइटी एट लार्ज ने अल्टीमेटली जो है डेवलपमेंट के नाम पर, मोदी जी की छवि के नाम पर, उनके चेहरे पर मतदान किया, तब जाकर के ये परिस्थितियां बनी। बाकी दोनों स्टेट्स में भी, कोई कह सकता है कि बाकी दोनों स्टेट में फिर क्यों नहीं, बाकी दोनों स्टेट्स में जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ताकत थी, जितनी हमारी रीच थी,
वो कंपैरेटिवली हम जानते हैं, हमको स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे पास तमिलनाडु में उतनी ताकत नहीं थी। हमने बंगाल में अगर चुनाव में हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो इतने सालों की साधना का परिणाम था जी। लगातार पिछले 12 साल से हम निरंतर उस पर प्रयास कर रहे थे। 2011 से लगातार पार्टी काम कर रही थी। हमने धीरे धीरे अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया, अपने एजेंडा को, अपने डेवलपमेंटल एजेंडा को लोगों के बीच में स्टैब्लिश किया, तब जा करके ये परिणाम आया। अब आसाम में भी तो जेएनजी रहती है, आसाम में भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, और शायद इसी आशा में कि जेएनजी के बीच में जो फॉल्स नैरेटिव पिछली बार एस्टैब्लिश करने में थोड़ी कामयाबी हो गई थी, उसी आशा और विश्वास में बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे जी, लेकिन उनकी हवा निकल गई। तो आपको लग रहा है कि इवेंचुअली जो सच है, जो सही बात है, वो आप रख पाएंगे। एक आप कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं, तो आपसे इस पर तो प्रश्न पूछना ही है। जब प्रधानमंत्री ने कहा फोकस ऑन डोमेस्टिक टूरिज्म, एक आता है मंत्री जी, एंड आई हैव ऑल्सो एंजॉयड दिस, इट इज़ चीपर टू ट्रैवल अब्रॉड इन द नेबरिंग कंट्रीज दैन ट्रैवल इन योर ओन कंट्री। आज होटल्स के दाम, अवेलेबिलिटी, और आप जब किसी भी पर्यटन स्थल में जाइए, इतनी भीड़, लोगों को लगता है भाई मैं यहाँ क्यों जाऊँ, इतना खर्च करके मैं यहाँ आ रहा हूँ, बट मुझे वो सुविधाएं नहीं मिल रही, मुझे वो ये नहीं एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा जो मुझे आसपास के देशों में जाकर के, जहाँ मेरा खर्चा भी कम होगा। सो हाउ आर यू डीलिंग विद दिस? देखिए, मैं एकदम सही आपकी बात को मानता हूँ। पिछले 12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टीपल फ्रंट्स पे जिस तरह से काम किया, एक तरफ हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाया, देश की सड़कों की हालात बदले, सड़कों के स्तर बदले, सड़कों की जाल बढ़ा, 1,50,000 किलोमीटर नई सड़कें बन गई। दूसरी तरफ हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज हो गया, हमारे यहाँ रेल की एवरेज स्पीड बढ़ गई, रेलवे का क्वालिटी ऑफ ट्रैवल बढ़ गया, हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में दूसरी तरफ देश में देश की इकोनॉमी ने ग्रो किया जी। इकोनॉमी की ग्रोथ के कारण से पर कैपिटा इनकम बढ़ी। देश की सरकार ने जो विभिन्न फैसले लिए, इन छोटी छोटी चीज़ों पे हमने चर्चा की, उनके सहित उन फैसलों के चलते हुए 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए। जो हमारा मध्यम वर्ग था उसके साथ भी हमने, क्योंकि पिछले 10 साल तक लगातार महंगाई पे काबू करके रखा, उसके चलते हुए लोगों के पास में डिस्पेंसेबल इनकम जेब में बची। इसलिए भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल जो है और आउटबाउंड ट्रैवल दोनों एकदम तेजी के साथ में बढ़े। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। उज्जैन के महाकाल के मंदिर में 10 साल पहले, 12 साल पहले, 2014 में कुल मिलाकर के साल में जाने वाले पर्यटकों की संख्या 40 लाख थी जो दर्शनार्थी जाते थे। इस साल के अंत में 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में 40 लाख लोग गए थे। क्या आस्था एकदम से बढ़ गई? नहीं। क्या केवल महालोक का लोग देखने के लिए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। लोगों के पास में जेब में पैसा है और आने जाने की सुविधा हो गई, इसलिए लोगों की संख्या बढ़ी है। पिछले एक साल में 300 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया है हिंदुस्तान में। ट्रैवल का मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली में मेट्रो में बैठ करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गए। एक दिन घर से निकल करके बाहर जाके रात्रि विश्राम कहीं बाहर दूसरी जगह पे करके वापस आया। पर्पज कुछ भी होगा, बिजनेस हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, वेडिंग हो सकता है, सोशल विजिट हो सकता है, पिलग्रिमेज हो सकता है, और कोई भी कारण हो सकता है, लीजर हो सकता है। लेकिन ये सब के चलते हुए क्या अल्टीमेटली इट्स ए टूर एंड दैट नंबर इज 300 करोड़। तो ये जो संख्या बढ़ी, दूसरी तरफ हमारे लोगों की इस इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण से हमारे लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी। पेइंग कैपेसिटी बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो हमारे यहाँ कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। उस कॉस्ट ने दो तरह से हमको निगेटिवली इम्पैक्ट किया। एक, आपने जैसे चर्चा की, लोग कंपेयर करते हैं तो उसके बजाय वो श्रीलंका या थाईलैंड या दुबई जा रहे हैं। कुछ मन में ये भी भाव रहता है कि हम दुनिया का दूसरा देश देख लें। एक अपने आप में भारत में एक जो सामान्य मानसिकता है वो भी एक उसकी उत्तरदायी है। दूसरा, जो मिडिल क्लास, बजट क्लास ट्रैवलर दुनिया के दूसरे देश से भारत आ रहा था, जो खर्च तो जिसका, क्योंकि जो प्रीमियम लग्जरी टूरिस्ट है, जो नीश टूरिस्ट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिजनेस क्लास में, प्रीमियम क्लास में, चार्टर में ट्रैवल करता है, सुपर अल्ट्रा हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी होटल्स में रुकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बैकपैकर है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो किसी यूथ हॉस्टल में जाकर के रुकता होगा, किसी छोटे जगह पर जाकर के रुकता होगा, होम स्टे में रुकता होगा। लेकिन जो बीच का बजट क्लास ट्रैवलर है, जो 2-3 साल विदेश में रहने वाला व्यक्ति प्लान करता है, वो ये सोचता है कि $100 में मुझे
जो है एवरेज $100-125 में मेरा एक दिन का खर्च रुक जाएगा, लेकिन ही एस्पायर टू पुट अप इन ए लग्जरी होटल। उसके लिए चुनौती होगी क्योंकि हमारी लग्जरी होटल्स की प्राइसेस उसकी रेंज के बाहर निकल जी, क्योंकि रूम्स नहीं है उतने, क्योंकि रूम्स नहीं है। तो हमने इसको फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिसी डिसीजन किए। एक तरफ सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में इसको कंसिडर करेंगे, उस लिस्ट में इसको सम्मिलित किया। अभी एक कैबिनेट रिशफल की बात हो रही है, 2029 के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री जी के 12 साल हो गए, आप इन 12 साल में उनके बहुत करीब से आपने उनके साथ काम किया है। वन थिंग दैट यू विल रिक्वेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जी से आपकी क्या अपेक्षा है, एक। दूसरा, वन बिग चैलेंज जो आपको लगता है एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट आपको पार करना होगा फॉर सक्सेस इन 2029। जो प्रधानमंत्री जी से एकमात्र अपेक्षा है, वो अपेक्षा उनसे भी है और उनके साथ साथ में भगवान से प्रार्थना के रूप में भी है कि नरेंद्र मोदी जी को इसी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखे, भगवान भी न बनाए रखे और वो भी निरंतर जिस तरह से जीवन जीते हैं उसी तरह से जीते हुए, क्योंकि देश को अभी बदलने के लिए उनके बहुत सारे दिनों की, बहुत सारे सालों की आवश्यकता है। और एक विषय जो मुझे चुनौती के रूप में दिखाई देता है वो है कि ये जो फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने की कोशिशें की जा रही है, हमको इसको काउंटर करने के लिए निरंतर जुटे रहना पड़ेगा, निरंतर सजग रहना पड़ेगा, निरंतर जागरूक रह करके इन कुत्सित इरादों को ख़त्म करने के लिए बराबरी के लेवल पे काम करना पड़ेगा। बातें तो बहुत हैं पर समय कम है सर, तो जल्दी आपसे फिर से समय लेंगे फॉर अनदर कॉन्वर्सेशन, बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।